हेलो एवरीवन, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में इस कंपनी का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिल सके। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को FY 27 के अंदर किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस कंपनी के बिजनेस के दो वर्टिकल हैं। फर्स्ट इज ब्रोकिंग इनकम एंड सेकंड इनका नॉन ब्रोकिंग वाला यू कैन से सेगमेंट। तो ब्रोकिंग वाला तो आपको पता ही है कि जो स्टॉक सेल और परचेज करते हैं तो इनका इनका यू कैन से कमीशन जनरेट होता है, एक ब्रोकरेज जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से ब्रोकिंग इनकम। तो नॉन ब्रोकिंग वाला इनका जो पार्ट है उसके अंदर दो तीन तरह के यू कैन से सेगमेंट आते हैं। फर्स्ट इज लाइक एमटीएफ बुक से जो इनको इंटरेस्ट आता है, जो क्लाइंट्स को इन लोगों ने एमटीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है वहां से जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसका पार्ट होता है। सेकंड इज लाइक इनका एक म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसका भी इनका यू कैन से वहां से यू कैन से कमीशन आता है लाइक यू कैन से एएमसी कंपनी से। एंड थर्ड इज इनका जो इनके पास एसेट्स की जो कस्टडी पड़ी हुई है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की, तो वहां से इनको एक इंटरेस्ट इनकम आती है। बात करें गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो ब्रोकिंग वाला प्लेटफॉर्म है उससे लगभग 15% का वाई रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखेगा एंड जो नॉन ब्रोकिंग वाला प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा बेटर काइंड ऑफ ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा बिजनेस लगभग 15 से 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। एंड साथ मैनेजमेंट का ये भी गाइडेंस था कि हमारा जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है और जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है, दोनों से जो इनकम आएगी उसका इनकम का जो रेशियो रहेगा लगभग 50-50% के आसपास में रहेगा। तो ये काइंड ऑफ एक मैनेजमेंट का गाइडेंस था जो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। एंड अब एक बार जो इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है एक बार उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं ताकि हम लोग एक बार कंपेयर करके पता लगा सकें यार जो इनका गाइडेंस जो दिया गया था क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है। तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है एक बार मैं उसको प्रेजेंट कर देता हूँ एंड साथ में इनका एक जो मीडिया रिलीज आया था उसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वहाँ बेटर क्लैरिटी हमें दिखाई पड़ेगी नंबर्स के अराउंड, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली लाइक हाईलाइट नंबर की बात कर लेते हैं। टॉप लाइन में ग्रोथ आई है लगभग 22% के आसपास में और जो इनका प्रॉफिट आया है लाइक यू कैन सी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम लगभग यहाँ पे 71% से ग्रोथ किया है वाई ऑन वाई और पैट ग्रोथ के यहाँ पे लगभग वाई ऑन वाई 2.3% से यदि आफ्टर जो एक्सेप्शनल आइटम 21 करोड़ रुपए का उसको यदि रिड्यूस कर देता हूँ। पर नॉर्मली हमें ब्रोकिंग बिजनेसेस के अंदर क्यू ऑन क्यू नंबर देखने पड़ते हैं, वाई ऑन वाई नंबर देखना हमारे लिए उतना सही नहीं है बिकॉज एक ब्रोकिंग बिजनेस है वो हमें देखना पड़ेगा कि यार उसका आपको पता है एक ब्रोकिंग बिजनेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे काफी डेविएट भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो वाई एन वाई कंपैरिजन करने से बेटर है एक बार क्यू क्यू रूप में इसका कंपेयर करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया ना एक मीडिया रिलीज जो आया है वहां पे एक बार इनका क्यू क्यू नंबर देके एक बार बेटर कंपैरिजन करेंगे। बट वो एक बार डिटेल में डिस्कस करने से पहले इनके जो ऑपरेशनल पॉइंट्स है ना उनको एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया इनका जो ब्रोकिंग सेगमेंट है और जो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट है उनका इन लोगों ने ब्रेकअप दिखाया है। तो यहाँ पे 52% इनका ब्रोकिंग सेगमेंट यहाँ पे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड इनका जो अदर है लगभग सेगमेंट है जो इनका नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट है, साथ में जो अदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ रही है जो कस्टडी एसेट्स इन कस्टडी है उसका जो यू कैन से इनका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उसको मिला के लगभग 48% रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। तो मतलब सीधी सी बात है जो इनका गाइडेंस तो था जो 50-60% का वो तो यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑल्दो क्वार्टर फोर में लोगों ने अचीव कर लिया था बिकॉज क्वार्टर फोर के अंदर इनका जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट था उसके अंदर अच्छी खासी बिजनेस की डिलीवरी यहाँ पे हुई थी। सो लाइक यहाँ पे आपको नंबर देखने में पता ही लग रहा होगा कि क्वार्टर फोर के अंदर इनका जो लाइक नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट था उसके अंदर अच्छा खासा बिजनेस के अंदर ग्रोथ आया था। तो इसलिए 47% पे इनका ब्रोकिंग इनकम था उनका क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर एंड लाइक 53% इनका नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट था अदर इनकम को मिला के। क्वार्टर वन के अंदर लास्ट 55% था ब्रोकिंग वाला, तो वहां से तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को दिखाई पड़ रहा है। तो ये काइंड ऑफ रेवेन्यू मिक्स की बात करी तो ये देखने में पता लग रहा है कि लाइक क्वार्टर वन के अंदर तो इनका जो गाइडेंस था उसको थोड़ा अचीव करने में मिस कर गए हैं। अब बात करते हैं इनके यहाँ पे लाइक ब्रोकिंग सेगमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ पे इंक्रीज करे हैं। तो FY 26 के अंदर तो लगभग 12.5-13% के आसपास में क्लाइंट ग्रोथ किया था, जबकि क्वार्टर वन FY 27 के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा लगभग 15% से इनका क्लाइंट ग्रोथ किया है। एंड जो लाइक इनका जो एसेट अंडर कस्टडी है उसके अंदर भी लाइक 21% के आसपास की ग्रोथ दिखाई पड़ी है आपका क्वार्टर वन FY 27 के अंदर। सो लाइक एक बार और बाकी के ऑपरेशनल पैरामीटर की बात कर लेते हैं। इनकी जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी है एमटीएफ बुक है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके अंदर वाई ऑन वाई 55% से ग्रोथ दिखाई पड़ी है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था शुरुआत के अंदर लाइक FY 26 के लिए आज से 1 साल पहले ये लोग FY 26 के अंदर अपनी एमटीएफ बुक को लगभग 1500 करोड़ रुपए की अचीव करना चाहते हैं। तो उसका अचीवमेंट इन लोग नहीं कर पाए थे, लगभग 1100 करोड़ रुपए पे ये लोग आ गए थे। ऑल्दो इन लोगों ने एसेट्स को स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दिया था FY 27 के लिए अपनी एमटीएफ बुक को लाइक किस लेवल तक लेके जाना है, बट यहाँ पे ठीक-ठाक ग्रोथ दिखाई पड़ रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और लाइक वाई ऑन वाई बेसिस पे भी।
तो इंटरेस्ट इन लोगों ने कमाया है एमटीए बुक पे, वो यहाँ पे वाई एन वाई 52% से ग्रोथ किया है, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे फ्लैटिश काइंड ऑफ रहा है। और इन लोगों ने अपना थोड़ा ब्रेकअप भी दिया है एमटीएफ बुक का, लाइक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, काफी एकदम यू कैन से डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे अच्छे से इनकी एमटीएफ बुक्स में, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और पैरामीटर देखें तो इनके लाइक जो यहाँ पे लाइक इनका टोटल जो एसेट्स हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके अंदर वाई एन वाई लगभग 26% से ग्रोथ हुई है, लगभग 9,480 करोड़ रुपए के आसपास के इनके एयूएम डिस्बर्स ये लोग कर चुके हैं। इसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड से लगभग आपका 76% के आसपास में, लाइक पीएमएस और एआईएफ है लगभग 24% के आसपास में। तो यहाँ पे आप देखो यार, लाइक इनका जो गाइडेंस था ना एफआई 26 के लिए, आज से एक साल जो पहले दिया था, ये लोग 9500 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का एयूएम डिस्बर्समेंट वाला टारगेट अचीव करना चाहते थे। एफआई 26 में तो अचीव नहीं कर पाए थे। अब जाके लाइक उस गाइडेंस का जो लोअर रेंज है वो क्वार्टर वन एफआई 27 में अचीव कर पाए हैं। और जो इनका इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे वाई एन वाई लगभग 31% से ग्रोथ किया है। आपको पता है लाइक क्वार्टर फोर के अंदर अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट दिया जाता है लाइक अपने एम्प्लॉइज को, तो इसलिए इनका शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इतना अपना इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कम यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। बट अगेन लाइक आपका जब इनकम यहाँ पे कम रिपोर्ट हुआ तो डेफिनेटली आपके EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा था ना इनका जो कमीशन बनता है लाइक पीएमएस को म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से, ऑब्वियसली जब वहां पे आपका वॉल्यूम कम होगा तो आपके EBITDA मार्जिन पे में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा इनका डिस्कशन कर लें लाइक इनका क्लाइंट किस किस एरिया के अंदर है, तो लोग फोकस करें अभी टियर 2 टियर 3 एरियाज के अंदर वैसे जाने का। ऑल्दो इनका लाइक एज सच जो इनका टारगेट नहीं रहता है लाइक मेजरली, तो आपने देखा होगा लाइक जो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं वही लाइक 30 से लेके 30 35 40 45% 45 की एज के आसपास वाले लोग होते हैं। तो उनका कहना है कि हमारा क्लाइंट लगभग 3 साल तक एक लाइक हमारा यू कैन से क्लाइंट का यहाँ पे रिटेंशन रहता है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लोग टियर 2 टियर 3 में जाने का प्लान ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने पता भी लग पा रहा होगा लेकिन इनका जो टियर आपका आई थिंक टियर 2 टियर 3 का जो इनका रेशियो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइक पहले आई थिंक 47.5% के आसपास में था, अभी बढ़ के 49% के आसपास में हो गया है। ठीक है, मतलब एज सच मतलब ठीक है, ग्रो कराना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को लाइक टियर यू कैन से टियर 3 टियर 4 मार्केट्स के अंदर, दैट इज ग्रेट। और इनकी जो लाइक खुद की ब्रांचेज भी हैं और इनका जो पार्टनर ब्रांचेज भी हैं, ऐसे इनका ब्रेकअप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं सीधे इनके नंबर्स की बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर्स में यहाँ पे कुछ हमें बेटर क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने लेकिन इनका जो एक मीडिया रिलीज रिलीज आया था उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है बेटा मार्जिन के ट्रेंड को लेके, और लाइक इनका जो इम्पैक्ट आया है एक्सेप्शनल आइटम का 21 करोड़ रुपए के आसपास का, तो एक बेटर क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक बार पहले इनका जो क्वार्टर वन का जो डिटेल में जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल्दो समरी के रूप में मीडिया रिलीज को मैं डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू के अंदर तो ठीक ठाक ग्रोथ है वाई ऑन वाई लगभग 19% के आसपास में, अदर इनकम को मिला के लगभग 22% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ रेट है। एक्सपेंसेस के रूप में इनका वाई ऑन वाई 16% से डी ग्रोथ हुआ है। हमारा टोटल जो इनका एक्सपेंसेस है लाइक वाई ऑन वाई 13% से ग्रोथ करें, इसमें अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम आया है 21 करोड़ रुपए का क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर। एक बार देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है, जो कॉन कॉल होगी कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, उसके अंदर देखना पड़ेगा। बट अगेन लाइक ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इनका पैट का ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया है। अदरवाइज आप देखो ना, इनका जो ये इनका एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो पैट यहाँ पे अच्छा डिलीवर होता है। अभी पैट कितना आया है, लाइक आपका अभी पैट आया है लगभग 23.4 करोड़ रुपए का, और लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर कितना था 23 करोड़ रुपए का, और क्वार्टर फोर एफआई 26 में कितना था 42 करोड़ रुपए का। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इनका पैट में डी ग्रोथ हुआ है, और वाई बेसिस में पैट के अंदर फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं एक बार मीडिया रिलीज है उसको प्रेजेंट कर देता हूँ आपके साथ में। तो आई थिंक जो इनका मीडिया रिलीज है, लेट मी चेक वो कहाँ पे है। यस, मेरे को मिल गया है। मैं आपको इनका मीडिया रिलीज एक बार आपके साथ में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक बार बेटर क्लैरिटी उससे मिलेगी। यस, थिंक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। यस, ठीक है। तो आप मीडिया रिलीज के अंदर देख पा रहे होंगे कि यार इनका रेवेन्यू तो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर ही लिया है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे इनका रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ी है। EBITDA मार्जिन देखो यार इनके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे EBITDA मार्जिन के अंदर लाइक आपका 362 बेसिस पॉइंट से डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये थोड़ा मतलब मेरे को उतना सही नहीं लगा यार। मतलब कॉन्फिडेंस मतलब होता ना कि यार कोई बिजनेस वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर पिछले लगभग 1.5 साल से काफी दिक्कतें चल रही थी, उसके बाद से जो वापस ट्रैक पे आना स्टार्ट हुई थी, तो क्वार्टर फोर के अंदर जो EBITDA मार्जिन आया था लाइक उससे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सिमिलर काइंड ऑफ EBITDA मार्जिन रहने चाहिए। अब तो आपका बिजनेस बिल्कुल सही ट्रैक पे वापस आ गया है, बट स्टिल इनका जो EBITDA मार्जिन है लाइक फॉल कर गया लगभग 360 बेसिस पॉइंट से लाइक 3.6% से, वो बड़ा दिक्कत वाला है। वाई एन वाई EBITDA मार्जिन के अंदर हाँ ठीक है 237 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। इनका जो प्रॉफिट आया है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम लगभग 39 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। वाई एन वाई 71% से ग्रोथ है, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 6% का डी ग्रोथ है।
तो अब 6% से क्यू बेसिस पे आपका डिग्रोथ है, वो भी एक बार मेरे को उतना कंफर्ट नहीं देता है। ठीक है, मानता हूँ लाइक क्वार्टर 4 के अंदर आपके पास एक बड़ी एयूएम डिसबर्स करने का टारगेट आप लेते हो, एम्प्लॉइज को देते हो। वहाँ पे एक अच्छा आपको यू कैन से एक कमीशन इनकम जनरेट होता है। बट स्टिल आपका यू कैन से इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, आप ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हो क्यू बेसिस पे, एटलीस्ट डिग्रोथ तो मत दिखाओ ना यार। और पैट मार्जिन भी इनका लाइक क्यू बेसिस पे फुल कर ही गया है। यदि इनका एक्सेप्शनल आइटम जोड़ देते हैं, उसके बाद तो हमने ऑलरेडी बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे डिस्कस कर ली थी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये दिक्कत है यहाँ पे यार। तो ये काइंड ऑफ मेरे को मतलब पूरा रिजल्ट के अंदर ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। एबिटा मार्जिन के अंदर फॉल आया है एंड साथ में इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा मार्जिन में फॉल हुआ है और प्रॉफिट पैट के अंदर भी फॉल हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम को जोड़ दें उसके बावजूद भी। तो दिस इज द यू कैन से थोड़ा फ्लैग है। एक बार देखना पड़ेगा कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है इस पे, तभी एक बार क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज मतलब यार आपको पता ही है लाइक जब आपके एबिटा मार्जिन में इतना फ्लक्चुएशन होता है ना, तो फिर लाइक हम लोग जो थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं ना कि यार ये कंपनी अप्रॉक्सिमेटली इतना धंधा डिलीवर कर सकती है, एफआई 27 के अंदर इतना प्रॉफिट डिलीवर कर सकती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। मतलब वहाँ पे एक बार हमारे फिर सही डायरेक्शन में लाइक वो हमारी कैलकुलेशन नहीं बैठ पाती है, यदि आपके एबिटा मार्जिन इस तरह से फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो। देखना पड़ेगा। अब यदि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट बोल दे कि लाइक ठीक है हमारे Q1 में हमारे लेट्स से एबिटा मार्जिन लाइक कम है, तो क्वार्टर 2 से हमारे वापस एबिटा मार्जिन 40% के आसपास आना स्टार्ट हो जाएँगे। एंड फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चले जाएंगे 41, 42, 43% के आसपास में। तो एक बार देखना पड़ेगा। मतलब जब आपके EBITDA मार्जिन में के अंदर फ्लक्चुएशन आता है तो फिर थोड़ी बिजनेस के पैट की प्रेडिक्टेबिलिटी करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सो ठीक है, मतलब ऑल्दो नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वही एक काइंड ऑफ लगभग 15 से 20% के आसपास का बिजनेस ग्रोथ करने का जो मैनेजमेंट का तो गाइडेंस था, उसको तो अचीव किया है वाई ऑन वाई लेवल पे। बट हाँ, क्यू ऑन क्यू लेवल पे थोड़ा यू कैन से उतना कंफर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब क्यू ऑन क्यू लेवल पे डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे एस्पेक्ट की बात कर लो चाहे, राइट? तो ये काइंड ऑफ नंबर हमने डिस्कस करें। अब देखते हैं इस धंधे से क्या-क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। तो पहली रिस्क तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। देखिए यार, एबिटा मार्जिन में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा बिगाड़ देता है। तो वो वाला फैक्टर है। कुछ और यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो आपको पता है कैपिटल मार्केट से लिंक बिज़नेस है। तो इट्स अ साइक्लिकल बिज़नेस। मतलब जब कैपिटल मार्केट आपके अच्छे चलेंगे, बुल मार्केट आएगा तो ऐसे बिज़नेस बहुत अच्छे फ्लरिश करेंगे। जब आपका कैपिटल मार्केट थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, यू कैन से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगा या डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर रहेगा, तो उस टाइम पे बिज़नेसेस थोड़े यू कैन से साइक्लिकल नेचर में रहेंगे। और उस टाइम पे इस बिज़नेसेस की स्टॉक प्राइस पे अच्छे खासे करेक्ट हो ही जाते हैं 30, 40, 50% के आसपास में। वो हमने देखा ही है लास्ट के 2 साल के अंदर, तो ऐसा कोई डिफरेंट बात तो नहीं है। एंड साथ में थोड़े रेगुलेटरी रिस्क भी इन पे रहते ही हैं। लाइक एमटीएफ बुक है तो आपका डेफिनिटली आपका आरबीआई की तरफ से यू कैन से कंप्लायंसेस रहते ही हैं एंड लाइक आपका सेबी की तरफ से कंप्लायंसेस रहती ही हैं। तो ये काइंड ऑफ थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑल्दो मतलब ठीक है, हर एक बिज़नेस की रिस्क होती है। तो एज़ सच कोई रिस्क यहाँ पे मेबी आप लोग कुछ किसी रिस्क को मेजर कंसीडर कर सकते हो, किसी रिस्क को माइनर कंसीडर कर सकते हो। राइट? ये आपके लाइक रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। पर ठीक है, हम लोग जब जब भी कोई बिज़नेस हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या-क्या रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड हैं, हम उनकी बातें डिस्कस करना ज़रूरी मानता हूँ मैं। बिकॉज़ हर एक इन्वेस्टर को लाइक इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि यार जिस बिज़नेस के बारे में वो सीखने की कोशिश कर रहा है, जिस कंपनी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उनको उस कंपनी के उस कंपनी के बिज़नेस से रिलेटेड जो भी लाइक रिस्क है, उसकी उसको जानकारी हो। तो एक अपने लाइक रिस्क की बात करना चाहिए। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। इस कंपनी का करंटली मार्केट कैप कितना है? लगभग 3700 करोड़ रुपए के आसपास में। देखना पड़ेगा लाइक मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करता है, तो मार्केट कैप में फ्लक्चुएशन आ सकता है। बट अभी तो लाइक जो करंट मार्केट कैप है उसी की मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यार मतलब ठीक है, मतलब बिज़नेस की ग्रोथ रेट में भी मैनेजमेंट ने बोला 15 से 20% के आसपास का, बट ठीक है, नॉर्मली मैं कंसीडर कर सकता हूँ लाइक अराउंड अराउंड 18%, 20% के आसपास में बिज़नेस की ग्रोथ रेट यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज़ इनका जो बाकी का जो सेगमेंट है ना, एमटीएफ बुक वाला, वो यहाँ पे रैपिडली ग्रोथ कर रहा है और इनका जो लाइक एयूएम जो डिसबर्स करने वाला पार्ट है, वो भी यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है। तो उसके बेसिस पे लाइक 18-20% के आसपास का बिज़नेस की ग्रोथ रेट करना इस कंपनी के उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब एक बार डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी का एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट अमाउंट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ कंसीडर कर रहा हूँ। क्या अपकमिंग किसी क्वार्टर के अंदर फिर से किसी एक्सेप्शनल आइटम का झटका ना लगे और जो EBITDA मार्जिन का जो ट्रैजेक्टरी यहाँ पे लेट्स से मानूँ कि यार जो करंटली EBITDA मार्जिन है उससे बेटर EBITDA मार्जिन रिपोर्ट हो। तो मैं मान के चलूँ कि यार इनका जो पैट आया था बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला, वो लगभग 39 करोड़ रुपए के आसपास में आया था। तो यदि मान के कंसीडर करके चलूँ कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ पैट ये कंपनी यदि रिपोर्ट कर पाती है, लाइक 39 करोड़ रुपए का या फिर 40 करोड़ रुपए का, 44 करोड़ रुपए का अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर, तो मे बी अगले 3 क्वार्टर का कितना पैट बन सकता है? लगभग 120 से 130, 135, 140 करोड़ रुपए के आसपास में। मैं एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिकॉज़ एक तो EBITDA मार्जिन में फ्लक्चुएशन है। साथ में अपकमिंग क्वार्टर के अंदर EBITDA मार्जिन क्या रहेंगे उसकी भी क्लैरिटी लाइक अभी नहीं है। ऑल्दो जब कॉन कॉल होगी तब क्लैरिटी मिलेगी।
बट अगेन लाइक उसके बेसिस पे लाइक हम लोग एक रेंज लेके हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर एज सच इक्विटी रिसर्च में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि इतना ही आएगा, इतना ही वैल्यू इस पॉइंट में जाके यहीं पे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रेंज बाउंड हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मे बी अगले 3 क्वार्टर का पैट बन सकता है 130-140 करोड़ रुपए के आसपास में। एक रेंज ले लो 120-140 करोड़ रुपए के आसपास में। क्वार्टर 1 का पैट है लगभग 23 करोड़ रुपए का, तो उनका एक पैट का रेंज बन जाएगा लगभग 140 से 160 करोड़ रुपए के आसपास में भी। तो आपने देखा होगा एफआई 26 का इनका पैट था लगभग आई थिंक 130 करोड़ रुपए का पैट था। तो यदि रेंज के रूप में देखोगे तो उनका पैट का ग्रोथ रेट में भी वही 15% के आसपास होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो यदि जो फॉरवर्ड पैट हमने जो कैलकुलेट किया है, जो एक रेंज कैलकुलेट करी है, उसके एक बार मिड फिगर में ले लूं 150 करोड़ रुपए के आसपास का, तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो बनता है लगभग 25 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है 18-20% के आसपास में। तो यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा, वो आएगा लगभग 1.3 के आसपास में, 1.4 के आसपास में। सिमिलर काइंड ऑफ 1.3 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 1.4 कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ये देखो यार, एक ऐसी कंपनी जो अपना धंधा लगभग 18-20% के आसपास में ग्रोथ करा सकती है, और करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.3 1.4 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा मेरे को कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे ऐसा भी कोई मेरे को इतना अच्छा बिजनेस नहीं दिखाई पड़ रहा कि यार उस धंधे में ग्रोथ रेट लेट से 25, 30, 35, 40% के आसपास की है। हाँ, मीडियोकर काइंड ऑफ बिजनेस वी कैन कंसिडर दिस कंपनी। बाकी जो इसी सेगमेंट में बिलोंग करने वाली जो और बाकी 2 कंपनीज हैं लाइक एंजल वन और आपका ग्रो, उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं आज। तो जब उनके रिजल्ट आ जाएँगे, तो एक बार लाइक उनके रिजल्ट से भी इनको कंपेयर करेंगे, लाइक एक P2P कंपैरिजन करके जाने की कोशिश करेंगे, कि लाइक यहाँ पे कौन-सी कंपनी या कौन-सा बिजनेस इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो जैसे पुराने क्वार्टर्स के अंदर में पता है लाइक एंजल वन का धंधा लगभग वही 25% के आसपास ग्रोथ करता है, 25-30% के आसपास में। एंड ग्रो का बिजनेस तो लाइक अराउंड अराउंड 40-50% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ता है। देखते हैं एक बार उनका जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट का जो डिलीवरी आएगा, उससे एक बार कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तब जाके एक बार हमें तीनों प्लेयर्स के आपस में P2P कंपैरिजन करने के बाद एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार, मतलब कोई दूसरा आपका यू कैन से कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी है, लेट्स से वो धंधा लेट्स से 40% से ग्रोथ कर पाता है, विदाउट एबिटा मार्जिन को लाइक ज्यादा हैम्पर करे हुए। हाँ, प्लस माइनस 1-1.5% का फ्लक्चुएशन आता है, दैट इज ओके, बट 3-4% का फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू ग्रैब। तो देखते हैं एक बार उन दोनों कंपनीज के भी एक बार रिजल्ट आ जाए, कॉन कॉल के मतलब मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो जाए आनंद राठी का, तो सारे एक बार आंसर भी मिल जाएंगे आनंद राठी की मैनेजमेंट की तरफ से कि लाइक एबिटा मार्जिन फ्लक्चुएशन क्या है, आगे किस तरह से पैट का ट्रैजेक्टरी रहेगा, किस तरह से धंधे का ट्रैजेक्टरी रहेगा। तो एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी, तो एक बार देखते हैं लाइक सभी कंपनीज को, इन दोनों कंपनीज को एक बार आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करने का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये काइंड ऑफ मैंने एक मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है आपको आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के बारे में। ये मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए एक्टिव इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।